Hello students, welcome back once again. Today we'll discuss another very important topic. तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स की कैटेगरी में हमने सबसे पहला क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी कर लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आगे जो तीन और हमारी क्वांटम नंबर्स बच गए, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, आज हम उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक बार आगे का पढ़ने से पहले हम पीछे का भी 2 मिनट देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अब तक। देखिए लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट गिव्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब ये 4 एटम्स, 4 नंबर्स का ऐसा समूह होता है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में उस एटम में हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए, ये क्वांटम नंबर आए हमारे जो हमने लास्ट एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। कौन सा एटॉमिक मॉडल पढ़ा था हमने पढ़ा था द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो उसके अंदर हमने पाया था कि कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी के अंदर पढ़ा था हमने ये कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं किसी एटम में, कैसे कि उसके कौन से सेल्स हैं, कौन से सब सेल हैं, कौन से ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, हमने क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये ऐसा नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम 9th-10th क्लास में पढ़ते थे के सेल, एल सेल, एम एन, दीज आर द सेल्स। हमें ये पता है कि किसी भी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होती हैं। तो उन्हीं सेल्स को ही हम स्टडी करते हैं कि जिस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उस सेल का नंबर ही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक पाई जाती है। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी 7 ही होती है, 7 होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए क्या होते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसका। एजीमुथल क्वांटम नंबर, it was derived by समरफील्ड। एक साइंटिस्ट है जिसने इसको सबसे पहली बार डिराइव किया था। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एल। इंग्लिश में स्मॉल लेटर एल से इसको डिनोट किया जाता है। इट हैव वैल्यूज, इसकी वैल्यूज देखो क्या होती है, इसकी वैल्यूज पाई जाती हैं 0 से लेकर n-1 तक। मतलब अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे हम होल नंबर पे, और n-1 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू है, अगर 3 वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तो l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3-1 यानी 2। इसका मतलब जो ये वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे ये किस पे डिपेंड होंगी, n की वैल्यू पे। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, तो 0 से लेकर n-1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई l की n-1। ठीक है, तो l हैव मोर देन 1 वैल्यूज एंड हैव मैक्सिमम वैल्यू इज n-1, दैट इज n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हियर। ठीक है, तो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर हम जब स्टडी कर रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर के भी दूसरे नाम होते हैं। ठीक है, क्या नाम होते हैं, कई बार इन्हीं को हम सब्सिडायरी क्वांटम नंबर के नाम से ही पढ़ते हैं। इसी को हम कई बार सेकेंडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी पढ़ते हैं। तो इसके दूसरे नाम है, अल्टरनेट नेम्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमसे कई बार सब्सिडायरी क्वांटम नंबर से सेकेंडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी अगर ये पूछ लिए जाएं तो हम इनको बता सके। बहुत सारी बार इसको एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 इसके अलग से नाम बन गए, दीज आर द एक्स्ट्रा नेम्स ऑफ दीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो l की वैल्यू है ये कैसे असाइन करते हैं। देखिए कैसे असाइन करते हैं, वैल्यू ऑफ l, तो सब सेल के क्या नाम होंगे और उनके
याद रखने के तरीके क्या होंगे। देखिए, अगर L की वैल्यू हमारे पास सबसे कम कितनी होगी, 0 जीरो वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं S सब सेल। S के बाद में क्या आता है, सॉरी L के बाद 0 की वैल्यू के बाद 1, इसी तरीके से 2, इसी तरीके से 4 5। तो इसके आगे देखो क्या होता है, S के बाद आता है P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, G सब सेल, H सब सेल। इसी तरीके से आगे ये बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या जब भी हम एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करते हैं तो मोस्टली जो भी हमारा काम है वो लगभग कहाँ तक आ जाता है, S P D और F तक। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो भी एलिमेंट्स नॉन है, उन नॉन एलिमेंट्स के अंदर जो 118 एलिमेंट हमने डिस्कवर किए हैं, उन 118 एलिमेंट की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक आती है, F तक। ठीक है, तो इनको याद रखने का क्या तरीका है, S P D F। देखो एक सेंटेंस होता है, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है ये है क्या, एक छोटा सा सेंटेंस है, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड फंडामेंटल। तो इसका फर्स्ट लेटर S P D और F। तो इनके फर्स्ट लेटर से हम याद रख पाएंगे कि पहले कौन सा सबसेल आता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, S P D F। यानी सबसे पहले L अगर 0 वैल्यू रखता है तो S सबसेल, L अगर 1 वैल्यू रखता है तो P सबसेल, 2 वैल्यू रखता है तो T सबसेल, 3 वैल्यू रखता है तो F सबसेल। ठीक है, अब इसके बाद में हमें सीखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या मिलती है। सबसे पहली बात तो ये, इट टेल्स अबाउट द सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। हमें ये पता लगता है कि कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सबसेल्स, और हमें सबसेल्स के नाम का पता लगता है, राइट। दूसरा, it tells about angular momentum। इससे हमें एंगुलर मोमेंटम का भी पता लगता है, एंगुलर मोमेंटम का पता लगता है, इसीलिए इसका एक नाम भी रख दिया गया, क्या, दिस इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। कैसे, देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L plus 1 square root h upon 2 pi। This is the formula to calculate the angular momentum of that particular electron in a subcell। ठीक है, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे, L की वैल्यू हमें पता होगी आराम से, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर ही L होता है। L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे h upon 2 pi से, जो वैल्यू आएगी ये क्या कहलाएगा, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये आपको समझ में भी आया होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे अगर हमें एंगुलर क्वांटम नंबर निकालना है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना है S सबसेल के लिए, तो S सबसेल के लिए क्या होता है, S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, कितना हुआ भाई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 into 0 plus 1 1 multiply by 0 0 square root 0 मल्टीप्लाई बाय h अपॉन 2 पाई, इन सब कुछ कितना आ गया, 0। अगर हमें निकालना पड़े एंगुलर मोमेंटम P के लिए, P सबसेल के लिए, तो P के लिए वैल्यू कितनी रखेंगे, L की वैल्यू 1 into 1 plus 1 यानी 2 into 1 2 अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई, सोल्व होने के बाद आ गया h अपॉन अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, out of following which one is the angular momentum of P subcell, D subcell, F subcell। तो हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस एंगुलर मोमेंटम, सॉरी क्या कहें, एंगुलर क्वांटम नंबर सेकंड क्वांटम नंबर में इतना ही है। इसके बाद अब नेक्स्ट बात आती है थर्ड, यानी जो तीसरा क्वांटम नंबर हमारे पास
वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आइए अब इसको स्टडी करते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें। इट वाज डिराइव्ड बाय लैंड, इट इज डिनोटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको m से डिनोट करते हैं और बहुत सारी जगह इसको m और i से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो m से मैक्सिमम डिनोट करते हैं, कभी कभार m i से भी डिनोट कर दिया जाता है, तो इससे डजंट मैटर। इट्स वैल्यूज, इट हैव वैल्यूज, इसकी वैल्यूज क्या होती है देखो, इसकी वैल्यूज होती हैं -l से लेकर +l। इसमें एक और वैल्यू होती है -l से लेकर 0 और उसके बाद में वैल्यू आती है +l। ठीक है, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होती है, -l से चलते जाएंगे 0 तक होल नंबर में, 0 से चलते जाएंगे +l तक, तो टोटल वैल्यू कितनी रखता है ये 2l + 1। ठीक है, तो आपके पास जो भी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो क्या आता है, वो आता है उसके नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, टोटल वैल्यू जितनी होंगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है इंफॉर्मेशन कन्वे एंड नीड। इसकी और जरूरतें क्या होती है, देखो एक तो सबसे खास बात ये, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये दो इफेक्ट्स होते हैं, इनके बारे में कभी हम आने वाली क्लासेस में या कभी डाउट क्लास में स्टडी कर लेंगे कि क्या होते हैं ये। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, दो टाइप के इफेक्ट पाए जाते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के केस में होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात क्या, इसको सिर्फ समझ लेते हैं हम। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो चीजें होती है। अगर किसी एटम को विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए, यानी किसी एटम पे अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा हुआ, तो उसके अंदर जो भी ऑर्बिटल है वो सारे के सारे फिक्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर क्या हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी एटम के ऊपर एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगता है, क्या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर। एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, जब तक उस पर कोई बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है तब तक। लेकिन जैसे ही किसी एटम पे बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगता है, तो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर के ऑर्बिटल में भी जा सकता है। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब बट जाना, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। पहले इलेक्ट्रॉन अलग लेवल में घूम रहा था, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किसी और ही लेवल में घूम रहा है, इसका मतलब एनर्जी बदल जाती है इलेक्ट्रॉन की। इसको हम बोलते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स। राइट, तो ये अभी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, इट टेल्स अबाउट the orbital in which electrons are present। अगर हमें वैल्यू पता लग जाए m की, तो हम ये बता सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैसे देखिए, देखिए अगर हमारे पास L की वैल्यूज हैं तो उनसे हम M की वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है, और उससे हम ऑर्बिटल्स भी बता पाएंगे। L की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर 0 ही वैल्यू है तो 0 से लेकर 0 0 कितनी वैल्यू हुई M की, 0 ही वैल्यू हुई, तो उस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं क्या, S।
ऑर्बिटल या एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है 1। तो 1 के केस में कौन सा होता है, इसमें होता है एस, इसमें क्या होता है ये पी। एल की जो वैल्यू 1 होती है तो कौन सा सब सेल होता है पी। अब पी के केस में एम की कितनी वैल्यू होंगी, -1 0 +1, 0 प्लस और माइनस, लिख सकते हैं ऐसे -1 0 +1, टोटल कितनी वैल्यू हो गई 3। अब इनमें क्या होता है, जो P है उसमें 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, PZ ऑर्बिटल, उसके बाद PX एंड PY ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसी तरीके से जब L की वैल्यू 2 होती है तो उस समय कौन सा बन जाता है, वो D सबसेल। डी सबसेल के अंदर कितनी वैल्यू होंगी, देखो -2 -1 0 +1 +2। भाई डी के लिए वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 है, तो -L to 0 to +L। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 -0 +1 +2। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई 5। तो हमने यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया प्लस -1 प्लस माइनस, देयर आर टोटल 5 वैल्यूज। अब डी 5 प्रकार का होता है, तो उसकी वैल्यूज कैसे असाइन करें, ठीक है। देखिए जब एल की वैल्यू 0 होती है तो इसको लिख सकते हैं DZ² ऑर्बिटल, +-1 XY YZ ऑर्बिटल्स, DXZ एंड x² - y² ऑर्बिटल्स। तो कितनी वैल्यूज हो गई इनकी, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें L की वैल्यू पता है तो L की वैल्यू का यूज करके हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं। M इज नथिंग बट इट इज द -L to 0 to +L वैल्यूज, ठीक है। आई थिंक आप ये सब याद रख पाओगे। तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, यानी लास्ट हमारा कौन सा बच गया अभी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम number, it is derived by Goldsmith and हेलन बेक। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कलेक्टिव स्टडी की, उसके बाद में एक नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह ही कोई ना कोई एक नया चौथा स्पिन क्वांटम नंबर इन्होंने बताया, जो क्वांटम नंबर की सीरीज में 4th टर्म पे आता है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए इट इज डिनोटेड बाय S, इसको S लेटर से डिनोट करते हैं या इसको M सफिक्स S इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इट हैव वैल्यू ओनली 2 वैल्यूज होती हैं इनकी, +½ और -½ यानी स्पिन क्वांटम नंबर की 2 ही वैल्यू पाई जाएंगी, या तो +½ या फिर -½ +½ और -½ कहने का मतलब इसका ये है कि एक तो इनमें कहलाएगा क्या, क्लॉकवाइज, और एक दूसरा क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। 2 स्पिन पाई जाती हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घड़ी के मूवमेंट यानी एक वॉच के मूवमेंट की तरह घूम रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और अगर उल्टा घूम रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक घूमने का मतलब है स्पिन मोशन से, राइट। स्पिन का मतलब है इलेक्ट्रॉन, देख तो इलेक्ट्रॉन के पास 2 टाइप के मोशन होते हैं, ये आपको पता होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। एक इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन पे टर्न करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, एक्सिस के ऊपर घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन मूवमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ ए वॉच, नीडल ऑफ ए वॉच, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। और अगर अपोजिट मूव कर रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम में अगर कोई सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है,
ये इस तरीके का मोशन फॉलो कर रहा है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन। और ये अपने ही एक्सिस के ऊपर टर्न कर रहा है इस तरीके से या फिर इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इससे हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में पता लगता है। ठीक है, और देखिए क्या, इट टेल्स अस अबाउट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इससे हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी पता लगता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √S+1H/2π। ठीक है, दिस इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम बात करें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, ये देखिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता है कि S की दो ही वैल्यू होती है, तो +12 या फिर -12। अगर इसकी वैल्यू +12 लिखते हैं तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना आता है, देखिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, +12 +1 √H/2π +12 ½ +1 3/2 कितना हो गया, 3/4 H/2π को बाहर लिख दिया तो कितना आ गया, ये √3H इंटू 2 × 2 क्या 4π। दिस इज द स्पिन क्वांटम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन हैविंग पॉजिटिव हाफ स्पिन। अगर हम बात करें -12 स्पिन के लिए तो ये वैल्यू कितनी आती है, देखो -12 वैल्यू -12 प्लस में 1 H/2π। ठीक है, -12 +1 H/2π +1 और -12 ये कितना हुआ, -12 मल्टीप्लाई बाय +12 H/2π माइनस और प्लस कितना हो गया, ये तो नेगेटिव टाइम है, नेगेटिव टाइम है तो ये वैल्यूज कितनी हो गई, माइनस नेगेटिव रह गई। और नेगेटिव वैल्यू का जो हम निकालते हैं क्या आता है, ये -12 तो ये -1/4 √H/2π। लेकिन माइनस की वैल्यू -1 का जो स्क्वायर रूट आता है वो तो कितना आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हम, वो मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए कैलकुलेट कर पाएंगे, +12 वैल्यूज के लिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना पाया जाएगा, हमेशा √3H/4π। ठीक है, सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पिन से हमें ये पता लगता है, स्पिन क्वांटम नंबर से, कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है अपने ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन स्पिन कौन से स्पिन से घूम रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ है। ठीक है, और इससे हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही क्या है इसके नीडेड है, और ये इसके इंफॉर्मेशंस कन्वेज हैं जो हमें पता लगते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्वांटम नंबर स्टडी किया। फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने रिवाइज किया है, बाकी तीनों क्वांटम नंबर्स को हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर डाउट्स है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने नहीं किया तो, ताकि आपको आने वाली वीडियोज आसानी से मिल सके। ठीक है, थैंक यू।